हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है हमारा चैप्टर 2 साइंस का, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोई, यानी दोस्त और दुश्मन। फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले से कवर करवा दिया है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप चैप्टर 1 देख लें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। ठीक है दोस्तों, तो आसपास हम देखते हैं दोस्तों, अपने आसपास हम जो चीज़ें देखते हैं वो देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ये भी जो है ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो है हम नेकेड आई से देख सकते हैं, राइट। बट जो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसका एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो वर्ड से बना है दोस्तों, एक तो माइक्रो, ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, जो छोटा होता है उसे बोलते हैं माइक्रो। तो ऑर्गेनिज्म जो हो गए आसपास के जो भी हैं, जो जीव जंतु, तो छोटे जो जंतु हो जो हमें दिखाई नहीं देते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। अपने रेनी सीजन में आपने देखा होगा, आपका ब्रेड जो हो गया, अगर वो मॉइस्ट एयर में रहे बाहर, तो कुछ दिन बाद वो उस पर वाइट ब्राउन पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, राइट। जब उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है गाइस। जो बैक्टीरिया जो रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उसे बदल देते हैं। ठीक है, ब्रेड इसलिए ख़राब हो जाता है, ग्रीन या ब्राउन कलर के जो पैचेस आ जाते हैं ब्रेड में, तो उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, ओनली ये एग्जांपल मैंने लिया जो ब्रेड का, अदरवाइज आपको वो माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए काम आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी यहाँ पे पार्ट्स हैं, ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। वो कौन कौन से देख लेते हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और अपना एल्गी हो गया। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। और जो हमारा वायरस जो होता है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। ये माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ है। ठीक है, डिसीज़ क्या, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। जैसे कि अगर आपने, ये आपको होस्ट ऑर्गेनिज्म जो रहता है जिसमें ये पनपता है, जैसे कि आपका बैक्टीरियम हो गया, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये सभी में पाया जाता है दोस्तों वायरस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं वायरस के, कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके। यहाँ पे कोल्ड बताया गया है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जिसे हम फ्लू बोलते हैं, और सीरियस डिसीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स। तो ये जो है वायरस के एग्जाम्पल है। ठीक है, कोल्ड हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो हो गया, इन्फ्लुएंजा हमारा वायरस से फैलता है, स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स। पोलियो जो हो गया हमारा, वो भी इससे वायरस के थ्रू फैलता है। तो कई बार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि ये कोल्ड जो है किससे रिलेटेड है, वायरस से, बैक्टीरिया से, या प्रोटोजोआ डिसीज़ है। ये मैं आगे डिस्कस और करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। डिसीज़ लाइक डिसेंट्री डिसीज़ और मलेरिया जो है, ये दोनों डिजीज़ ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है। मलेरिया जो है और जो डिसेंट्री है, ये दोनों हैं, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है गाइस। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के थ्रू फैलती हैं। तो और जो टाइफाइड और टीबी है, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, वो बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है डिसीज़ के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने ये बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये देखना है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है दोस्तों, ये पिक्चर दिखाई गई है बैक्टीरिया की, ये रोड शेप्ड है, ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे अमीबा दिखाया गया है, तो पेरिसीलियम है यहाँ पे, ये फंगाई के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड हैं। एक तो सिंगल सेल होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं, दूसरे मल्टी सेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल कौन कौन से होते हैं गाइस, जो बैक्टीरिया हो गया हमारा, प्रोटोजोआ हो गया, तो ये सिंगल सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं हमारे, एल्गी और फंगाई। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ये काफ़ी एडवर्स टेम्परेचर्स या क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। कहीं पे भी अगर आप इन्हें मून या स्पेस में भी ले जाएं तो तब भी ये सर्वाइव करेंगे, और ये हमारे ह्यूमंस या एनिमल्स या किसी भी बॉडीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ये मतलब अलोन भी जो पनप जाते हैं, जैसे कि एल्गी हो गया हमारा। ठीक है, ये एल्गी जो है अलोन भी सर्वाइव कर जाता है, ये अकेले सर्वाइव करता है। और जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और फंगाई हो गया, तो ये कॉलोनी जो होती हैं इनमें पनपते हैं। कॉलोनीज यानी कि इकट्ठे जो रहते हैं तो ये पनपते हैं। तो एल्गी जो एग्जांपल है ये सिंगल मतलब अकेले जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसका एल्गी का। ये कोई श्योर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। तो ये मैं आगे चैप्टर्स में, और भी चैप्टर्स हैं उसमें ये डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए फ्रेंड भी हैं, मैंने बताया, और फोई भी हैं यानी दुश्मन भी हैं। तो फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो किस लिए काम आते हैं? वो हमारा कर्ड बनाने में काम आते हैं, ब्रेड बनाने में काम आते हैं, केक बनाने में काम आते हैं, यानी कि बेकरी इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ होता है। और कर्ड बनाने में भी हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, जो कि मैंने शायद पिछले चैप्टर में बताया था, जो था बैक्टीरिया जो लेसिलस था वो बताया था ना मैंने पिछले चैप्टर में, तो वो आप आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये फ्रेंडली भी है और हमारे लिए दुश्मन भी है। जो फ्रेंडली है इनकी बात कर लेते हैं हम। जो फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ये किस काम आते हैं हमारे? ये हमारे कर्ड बनाने में काम आते हैं, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, यानी कि बेकरी इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ होता है। और ना कि बेकरी इंडस्ट्री में बल्कि ये अल्कोहल बनाने में भी काम आते हैं। ठीक है, तो ये रही बात इनकी। और आगे देखते हैं हम, ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं गाइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक वेस्ट देखा होगा या वेजिटेबल्स पील्स जो रहते हैं, एनिमल वेस्ट रहा देखा होगा, अगर बाहर काफ़ी देर तक रहे तो बैक्टीरिया के थ्रू वो गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली काफ़ी समय के बाद। काफ़ी समय के बाद नहीं, कुछ समय के बाद ही ये चेंज हो जाता है। तो ये हमारी इन्वायरमेंट को भी क्लीन करता है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खेल है सारा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है नाइट्रोजन के साथ मिक्स होकर सॉइल की। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड की इस चैप्टर में। तो गाइस कर्ड में कैसे ये काम आता है? कर्ड में गाइस एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है? दूध में मल्टीप्लाई करता है अपने ऑर्गेनिजम्स को। बैक्टीरिया जो है ये मल्टीप्लाई होता रहता है आपस में और ये दूध बना देता है, दूध को कर्ड बना देता है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये है लैक्टोबैसिलस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं एक से एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है, एक्टिविटी यहाँ पे ली गई है। यहाँ पे 1/2 kg फ्लोर यानी कि कोई भी आटा या मैदा लिया गया है, उसके साथ शुगर मिक्स करके और वार्म वाटर लेके उसमें थोड़ा स्मॉल अमाउंट में यीस्ट पाउडर मिला के जो है उसे 2 घंटे के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो 2 घंटे के बाद आप देखेंगे वो मैदा जो होगा वो राइस कर जाएगा, यानी उफल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 1/2 kg का यहाँ पे वो लिया गया है फ्लोर, आटा वगैरह, और उसमें शुगर मिलाई गई है और जो भी है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? जो यीस्ट का काम यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। यीस्ट काफ़ी एग्जाम्पल में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। यीस्ट ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है गाइस। तो यीस्ट के यूजेस क्या क्या है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो यीस्ट क्या करता है? ये रैपिडली जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है गाइस रेस्पिरेशन के लिए, जिसके कारण बबल गैस बन जाते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है इसका मैदे का बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ब्रेड क्यों जैसे कि स्पॉन्ज टाइप के होते हैं, और जो हमारी इडली वगैरह हम जो भी बनाते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें बनाते हैं, केक्स वगैरह, पेस्ट्री वगैरह जो हो गई, तो इसमें ये काम आता है। ब्रेड्स हो गए, पेस्ट्रीज, केक्स, तो यीस्ट इसमें काम आता है गाइस। यीस्ट आगे में बात की गई है कि किस किस में काम आता है। यीस्ट के काफ़ी काम्स है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो कमर्शियल यूज़ में भी इसे यूज़ किया जाता है। देखो, यीस्ट को कमर्शियल यूज़ में किस लिए काम आता है? तो ये ईस्ट से बनता है गाइस अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल वाइन जो हमारी है तो ये भी यीस्ट से बनती है।
तो बात करते हैं यीस्ट कैसे बनता है। तो बेरली, व्हीट हो गया हमारा, राइस जो हो गए, क्रश्ड फ्रूट जूसेस हो गए, तो इन्हें मिलाकर जो हमारा यीस्ट बनता है। अब बात आती कि है अल्कोहल कैसे बनता है। तो अल्कोहल कैसे बनता है गाइस, ये जो यीस्ट जो रहता है, यीस्ट को जब हम शुगर के साथ ऐड करते हैं तो ये हमारा अल्कोहल बना देता है, ठीक है। तो ये जो है यीस्ट के यूजेस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस है। तो ये जो प्रोसेस जो रहता है यीस्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, इसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी लुईस पास्चर ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको पूछ लिया जाएगा कि हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, या फर्मेंटेशन क्या होती है। तो ये आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या किसने डिस्कवर की थी, लुईस पास्चर ने, ठीक है। एक और चीज़ इन्होंने डिस्कवर की थी, वो मैं आगे बात करूंगा इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेडिसिनल यूजेस देख लेते हैं इसके। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन जो डॉक्टर हमें यूज़ करने को बोलते हैं वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म से ली गई हैं, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म काम करते हैं उसमें भी। तो एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं इन द सेंस ऑफ कैप्सूल की टर्म में लेते हैं, लाइक इंजेक्शन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उन्हें ये उनके साथ ये फाइट करते हैं और उन्हें ये ख़त्म करते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म से बॉडी के अंदर लड़ते हैं, इन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बैक्टीरिया और फंगाई से प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं बैक्टीरिया के। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन, टेट्रासाइक्लाइन और एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये जो है तीन, ये बैक्टीरियल जो है ये एंटीबायोटिक्स है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइसिन। तो ये तीन जो मैंने बताए ये आप याद रखेंगे और ये ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला गया है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे गाइस, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ये पेंसिलिन डिस्कवर किया था। तो पेंसिलिन क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेंसिलिन जो है एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये भी हमारी जो डिसीज़ है उसके लिए, उसे रोकने के लिए काम आता है। तो ये कुछ वो अपना साइंटिस्ट थे, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ये किसी डिसीज़ बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने इसकी खोज की थी पेंसिलिन की अपने टाइम। तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है वैक्सीन की। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ये एंटीबॉडीज़ की तरह काम करती है। एंटीबॉडीज़ का मतलब मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक हम लेते हैं डिसीज़ से फाइट करने के लिए। तो हमारी बॉडी ये एंटीबॉडीज़ है एक तरह की। मेरा कहने का क्या मतलब कि जो भी छोटे मोटे जो डिजीज़ रहती हैं या कि जो हार्मफुल डेड ऑर्गेनिज्म जो पनपते हैं हमारे शरीर में, तो उसे ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो हमारी बॉडी खुद भी नेचुरली भी इनसे फाइट करती है। बट कुछ जो चीज़ें हैं जिसे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर नहीं कर पाती, वो डिजीज़ हैं, लाइक अपना ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां जो हो गई हैं। तो इसे हम वैक्सीनेशन से क्योर करते हैं। वैक्सीनेशन जो रहती है हमारी, जैसे कुछ भी है ये डिसीज़, हम दवाई वगैरह जो लेते हैं इसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो जो स्मॉल पॉक्स जो है हमारा, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी, वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है गाइस। तो ये भी आपको याद रखना है, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ वो अपने दिमाग में डाल लो या फिर लिख लो साथ साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डेवलप की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है, 1798। तो ये डेट आपने याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है कि किसने की थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ डिसीज़ जो है हमारी बच्चों से रिलेटेड है, जैसे कि पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गए, ठीक है। ये जो डिजीज़ हैं ये बच्चों से रिलेटेड है।
हमने कई बार टीवी पे देखा होगा पोलियो का जो प्रोग्राम आता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो के बारे में एडवर्टीजमेंट चलती है। और जैसे कि अमिताभ बच्चन जो है रिसेंटली जो पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो ये कुछ डिसीज़ हैं, ये बच्चों से रिलेटेड हैं, स्मॉल पॉक्स और ये पोलियो डिसीज़। तो जो स्मॉल पॉक्स हैं जो वो ऑलरेडी इरेडिकेट हो चुके हैं वर्ल्ड से, और पोलियो भी इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है ये बीमारी। बट कुछ एक जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी भी ये पोलियो जो है वायरस अभी भी वहाँ पे पनपा हुआ है। तो एक्चुअली में इंडिया में तो ये ख़त्म हो गया है। तो ये बच्चों से रिलेटेड बीमारी हैं, पोलियो ड्रॉप्स वगैरह। जो छोटे बच्चे, नवजात बच्चे होते हैं, उन्हें छोटे जब 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं उन्हें ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं जिनमें बैक्टीरिया रहता है, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी ज़रूरी है, जो नाइट्रोजन के साथ मिक्स होके वो बनाते हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को भी ये क्लीन करते हैं, जैसे कि जो भी हमारा वेस्ट जो हो गया, एनिमल वेस्ट जो रहता है, जैसे कि आपका प्लांट्स वेस्ट जो रहता है, तो वो अगर कुछ समय तक वहाँ पे पड़ा रहे ज़मीन पे, तो वो कुछ देर के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ के, तो उसे वो ख़त्म कर देते हैं, यानी कि गायब कर देते हैं वो। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी। तो आपने देखा भी होगा जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं जो वो मर जाते हैं, तो उनके जो है बोन्स ही रह जाती हैं वहाँ पे, जो उनके जो शरीर की जो भी रहता है बॉडी का पार्ट, वो ख़त्म हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से रहता है। वो जैसे कि हम वेजिटेबल वेस्ट हम कहीं पे फेंक देते हैं ज़मीन पे, जैसे कि शादियों में आपने देखा होगा जो रसोई जिनको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो वेस्ट जो मटेरियल रहता है वो फेंक देते हैं पास में, तो वो कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, तो ये यूजेस हैं इसके पूरे हमारे जीवन में। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स का, जैसे मैंने बताया, वेस्ट जो है, तो वो हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो वो प्लांट का वेस्ट रहता है, जो भी एनिमल्स का, तो वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देता है उसे बैक्टीरिया में, जो न्यूट्रिएंट्स देता है हमें। ठीक है, तो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली में वो। ठीक है, तो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हमारा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। उसके बाद बात की जाती है दोस्तों, जो हमने कुछ चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि प्लास्टिक बैग हो गए, पॉलीथीन बैग्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे, बॉटल्स हो गई, जैसे वो कहीं आपने देखा होगा बाहर, जैसे आप गए होंगे तो आसपास, जैसे सड़क के आसपास भी गिरे होते हैं। ठीक है, बॉटल्स वगैरह, तो वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो वो उसमें ये ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है चीज़ें हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं, रिसेंटली अभी कई कैंपेन चलाए गए हैं इसे ख़त्म करने के लिए, प्लास्टिक वगैरह को, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक्चुअली में डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की। तो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो हम रहते हैं एनवायरनमेंट में, उन्हें हम पैथोजन का नाम देते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये प्लांट्स सभी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया है पैथोजन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, पैथोजन नाम दिया गया है इनको। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कभी आपको जैसे स्टेटमेंट आ गई किसी एग्ज़ाम में, खासकर यूपीएससी वगैरह में ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, या फिर एसएससी में तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टेटमेंट्स रहती हैं कि इन्हें क्या बोलते हैं। पैथोजेंस का आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉलेज रहना चाहिए कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, तो कुछ जो ये रहते हैं पैथोजेंस, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमने देखा होगा कि हमारे फूड को भी ख़राब कर देते हैं। अगर हम काफ़ी टाइम के लिए खाने को बाहर रखेंगे एनवायरनमेंट में, तो वो ख़राब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो और कुछ हमने लेदर क्लॉथिंग वगैरह की चीज़ें देखी होंगी। क्लॉथ्स भी अगर आप मॉइस्चर में रखें, अगर आप काफ़ी दिन तक एक जगह पे क्लॉथ रखेंगे मॉइस्चर में, यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल होगा,
तो आपके क्लॉथ भी ख़राब हो जाएंगे, है ना। और लेदर की चीज़ें रहती हैं, हमारी जैकेट्स वगैरह जो भी है, अगर हम अलमीरा में रखते हैं वहाँ पे मॉइस्चर है, ठीक है, तो ये ख़राब हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, ह्यूमंस में। तो पैथोजन जो होते हैं हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, वो एयर के थ्रू एंटर करते हैं, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, खाने के फूड की तरह, ठीक है, खाने से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, पानी की वजह से एंटर करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से जो है दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। माने कि यानी कि एक पर्सन है मेरे साथ खड़ा हुआ, उसे कोल्ड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे भी कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा कोल्ड? जो उसके जो वो छींकेगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं एनवायरनमेंट में तो घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं भी उस एनवायरनमेंट में खड़ा जैसे पास में रहूँगा तो मैं भी जब ब्रीथ करूँगा तो वो जो चीज़ें होंगी मेरे अंदर भी चली जाएंगी। तो इससे इन डिसीज़ को बोलते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर, फूड ऐसे भी फैलती हैं, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से मानो फैलती हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिसीज़ बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज़ के, वो है कोलेरा, ठीक है, कोलेरा हो गया, जैसे हो गया कॉमन कोल्ड हो गया, अभी बताया मैंने, ज़ुकाम वगैरह, सर्दी ज़ुकाम जो होता है, ठीक है, ये हो गया। और चिकन पॉक्स जो है, ये भी आप किसी इंसान के, इन्फेक्टेड इंसान के साथ बैठोगे, यहाँ आसपास रहोगे तो भी हो सकता है, ठीक है। टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो ये सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिसे हम कैरियर्स बोलते हैं। कैरियर्स किसे बोलते हैं? जो कि डिसीज़ को फैलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हाउस फ्लाई है हमारे नॉर्मली घर में, हाउस फ्लाई जो होती है, जैसी मक्खी जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या करती है कि जो कंटेमिनेटेड जो है एनिमल वेस्ट जो रहता है, ठीक है, एनिमल एक्सक्रीटा जिसे बोलते हैं, गार्बेज जो गंदी चीज़ों पे ये बैठती हैं, तो वहाँ से वो पैथोजन जो रहता है, यानी कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम पैथोजन्स बोलते हैं। जो पैथोजन्स जो हैं ये साथ में लेके आती हैं, और जो हमारा फूड होता है बाहर, जो अनकवर फूड है, तो उस पर ऊपर बैठती हैं ये, ठीक है। तो वो पैथोजन जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो फूड जो है कंटेमिनेटेड हो जाता है और वो फूड हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसके कारण हम हो जाते हैं बीमार। तो ये कारण नॉर्मल कारण रहता है हमारे बीमार होने का, नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बात की गई है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो ये चीज़ क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या फैलाता है? ये है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया फैलाता है। और दूसरा है फीमेल एडीज, ठीक है, एडिस इजिप्टी जिसे हम बोलते हैं मॉस्किटो, ये डेंगू फैलाता है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये मलेरिया फैलाता है या डेंगू फैलाता है। मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा आपकी। यहाँ पे जो फीमेल जो है, फीमेल एनोफिलिस जो है, ये है पैरासाइट किसका? मलेरिया का। ये याद रखें, अपनी नोटबुक में लिख लें साथ साथ। और जो फीमेल एडीज है, फीमेल, देखिए जो पैरासाइट जो हैं ये डिजीज़ फैलाते हैं, तो ये फीमेल होंगी दोनों, ठीक है, फीमेल ही जो है ये पैरासाइट को फैलाती। तो फीमेल एडीज ये डेंगू के लिए है, ये डेंगू फैलाता है, तो ये याद रखें। एनोफिलिस क्या करती है? मलेरिया, और एडीज इजिप्टी डेंगू, ठीक है। एडीज आएगा या फिर एडीज इजिप्टी आपको बोला जाएगा, वैसे तो इजिप्टी भी लगता है साथ में, तो ये डेंगू, ठीक है, ये याद रखें, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें बोला जाता है कि हमारे आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारे आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मलेरिया और डेंगू जो है, ये जो फीमेल इजिप्टी है, फीमेल एनोफिलिस है, जो मच्छर है ये, तो ये यहीं से ब्रीड करता है, पानी में ये पनपता है, तो इसे हमें पानी में ज़्यादा देर तक इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे कि कूलर्स में कभी इकट्ठा हो जाता है ना, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स जो रहते हैं, तो कहीं पे भी हमें पानी को ज़्यादा दिन तक इकट्ठा नहीं रहने देना है, अदरवाइज़ ये सब बीमारियाँ वहाँ पे डेवलप हो जाएंगी और हमें बीमार होना पड़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिसीज़ हैं, उनकी बात की जा रही है, देख लेते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किससे फैलता है? वो बैक्टीरिया से फैलता है।
तो मीजल्स जो हैं वो वायरस से फैलते हैं, चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरस से, और पोलियो है वो भी वायरस से। कोलेरा और टाइफाइड जो है हमारी डिसीज़ वो बैक्टीरिया से फैलता है, और हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस से फैलता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ है, इससे फैलता है। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन में ये डिजीज़ पूछ ली जाती हैं तो ये आपने याद रखना है डिजीज़ का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे टीबी जो है, यहाँ पे टीबी हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड, ये है बैक्टीरियल डिसीज़। ठीक है, और जो मीजल्स जो है और चिकन पॉक्स जो है, पोलियो जो है, ये तीनों हैं वायरस। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये इनको आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हेपेटाइटिस ए ये भी वायरस है, और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोअल है। एक और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मैं खुद की तरफ से बताना चाहूँगा। एक ब्लैक अजहर करके डिसीज़ है, ब्लैक अजहर, तो वो सैंड फ्लाई की जो है उसका पैरासाइट है। ठीक है, तो ये याद रखें, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। देखिए यहाँ पे बात की गई है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो नॉट ओनली ये प्लांट्स और जो है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स जो है और ह्यूमन बींग्स में ही नहीं बल्कि ये एनिमल्स में भी पाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हार्मफुल कौन कौन से क्या क्या डिसीजेज रहती हैं इससे रिलेटेड। जो एंथ्रेक्स जो ये बीमारी है, एंथ्रेक्स, ठीक है, तो ये डेंजरस एक बीमारी है जो कि ह्यूमन में भी होती है और कैटल्स में भी होती है, यानी कि पशु जो रहते हैं उसमें भी रहती है। एंथ्रेक्स याद रखें, एंथ्रेक्स। ठीक है, ये एनिमल्स में भी पाई जाती है और ये ह्यूमन बींग्स में भी पाई जाती है। तो ये बैक्टीरियम से फैलती है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, याद रखें। एंथ्रेक्स जो अगर पूछा जाए ये कौन सी डिसीज़ है, तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ है गाइस। ठीक है, बैक्टीरियल याद रखना ये। तो ये दोनों में, कैटल्स में भी पाई जाती हैं और ये ह्यूमंस में भी पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं फुट और माउथ की डिसीज़ देखी होगी आप गांव में अगर रहते हैं कहीं पे, तो आप अगर आसपास आपके पशु हैं, जैसे कि हमारी गाय हो गई, तो आपने देखा होगा कई बार कि माउथ और उनके जो पाँव होते हैं उनमें भी डिसीज़ रहती है, कुछ गल जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ है बीमारी। तो ये वायरस के थ्रू फैलती है गाइस। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अब बात करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में इनका क्या वो इफेक्ट रहता है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्लांट्स में जो डिसीजेज पाई जाती हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो एप्पल, तो इन सब में ये डिसीजेज पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली इसलिए ही यूज़ करते हैं, तो इससे जो है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है फूड पॉइजनिंग की। तो एक्चुअल में फूड पॉइजनिंग होती क्या है, तो फूड पॉइजनिंग क्या चीज़ है, जैसे कि कॉन्टेमिनेटेड फूड है, जैसे कि किसी फूड को हमने काफ़ी दिन तक, जैसे हम फ्रिज में क्यों रखते हैं चीज़ों को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम कुछ वो चीज़ों को, हम खाने की चीज़ों को फ्रिज के बाहर रखेंगे तो वो जो है कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा फूड, तो कुछ दिन के बाद वो फूड जो है पॉइजनस हो जाएगा, और अगर वो फूड को हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे पेट में गड़बड़ कर देगा, जिसे हम फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं। तो ये एक्चुअली में इसका मेन आंसर है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारा आम जो रहते हैं, ठीक है, आम को हम अगर काफ़ी दिन तक रखें, ठीक है, वो अगर पक गया है तो उसे हम एक्स्ट्रा दिन तक रखेंगे वहाँ पे, तो वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि रोटन हो जाएगा। ठीक है, तो खाने के लायक नहीं बचेगा वो। तो हमने क्या देखा है, तो हमारा जो अचार रहता है वो काफ़ी दिन तक रहता है ना, तो वो क्यों रहता है अचार इतने दिन तक, तो उसके देख लेते हैं, उसके लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं यहाँ पे, तो उसकी कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स, लाइक केमिकल मेथड रहते हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट रहता है, बाय शुगर रहता है, ऑयल एंड विनेगर रहता है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स रहती हैं। तो केमिकल मेथड में क्या क्या है कि साल्ट जो रहते हैं, बेसिकली साल्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि चिकन वगैरह रहता है ना, हमारा नॉनवेज जो है, चिकन मछली वगैरह ये रहती है,
तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है साल्ट, ठीक है। तो साल्ट हम यहाँ पे केमिकल मेथड जो रहता है, तो यहाँ पे साल्ट, एडिबल ऑयल, ठीक है, आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड साल्ट और एसिड टू द पिकल्स, ठीक है। पिकल में जो यूज़ किए जाते हैं तो ये चीज़ यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे बात की है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। ये दो नाम पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये जो है प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, ये याद रखना, ये फूड प्रिजर्वेटिव है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। प्रिजर्वेशन या बाय साल्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, फिश जो हो गया, नॉन वेज जो मीट हो गया हमारा, ठीक है, तो ये इनको बचाने के लिए हम कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। आंवला वगैरह जैसे हम बनाते हैं मुरब्बा वगैरह, उसमें भी ये कॉमन साल्ट का यूज़ होता है। शुगर से हम क्या प्रिजर्व करते हैं, जैम्स हो गया, जेलीज रह गई, स्क्वैशेस जो हैं हमारे, ठीक है, तो ये सब शुगर इसमें यूज़ होता है। तो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल किस में यूज़ होता है, हमने वो भी देखा है, हमने जैसे कि पिक्कल का एग्जांपल लिया मैंने, पिक्कल में काफ़ी ऑयल यूज़ किया जाता है ना, तो ऑयल भी यहाँ पे यूज़ होता है, और विनेगर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम सिरका बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह में, मीट, फिश में भी यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए ये भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ चीज़ें जो रहती हैं, तो हम दूध को हम उबाल के, जैसे कि वो ठंडा फ्रिज में क्यों रखते हैं, ठीक है, तो वो एग्जांपल रहते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट के। और हमने देखा होगा कि हम जब गाय का दूध निकालते हैं फ्रेश, तो हम उसे पहले उबाल लेते हैं। तो उबालने से क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं हार्मफुल, तो वो ख़त्म हो जाते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट देनी पड़ती है इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपने देखा होगा कि जो हम मार्केट से दूध लेते हैं, ठीक है, उसे हम गर्म नहीं करना पड़ता, हम ऐसे ही उसको पी सकते हैं डायरेक्टली। तो क्यों पी सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। तो क्यों पी सकते हैं कि वो पॉइस्चराइज्ड मिल्क है दोस्तों। पॉइस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, अब पॉइस्चराइज्ड मिल्क वो होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, 70 डिग्री तक इसे गर्म करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सडनली इसको चिल कर देते हैं। ये जो टेनर जो रहता है 15 से 30 सेकंड तक इसे गर्म करते हैं, फिर सडनली इसको चिल्ड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ठंडा कर देते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है पास्चराइज्ड मिल्क में, फिर इसे स्टोर करते हैं ये पैकेट्स में, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देता। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है पास्चराइजेशन। तो लुईस पॉस्चर जो है, इन्होंने ये इन्वेंट किया था, यहाँ नाम से पता चल रहा है पास्चराइजेशन, तो लुईस पॉस्चर ने, ठीक है। तो ये पॉस्चराइज्ड मिल्क रहता है जो हमारा पैकेट्स में आता है, तो ये प्रोसेस रहता है, इसे हम पॉस्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं। इसे बॉयल नहीं करना पड़ता, ये हम ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। स्टोरेज और पैकिंग की बात कर लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह जो है, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, सॉलिड इन सील्ड एयर टाइट पैकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स, है ना। तो ये पैक्ड रहते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इस पे माइक्रोब्स का कोई वो इफेक्ट नहीं रहता। अब बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या रहता है, देखिए दोस्तों, ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है कि राइजोबियम क्या चीज़ है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया जो है दोस्तों, ये सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। ये राइजोबियम जो है सॉइल में पाया जाता है। जो हमारी एयर में जो नाइट्रोजन रहती है, नाइट्रोजन, ठीक है, जो एयर में रहती है गैसियस फॉर्म में, तो सॉइल डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉइल के एज ए न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो डायरेक्टली ये इसमें यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे राइजोबियम जो बैक्टीरिया जो रहता है, ये कन्वर्ट करता है जो गैसियस फॉर्म में, अपनी जो सॉइल फॉर्म में, जो ऐसे ले सके ये सॉइल की तरह, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन का काम करता है। तो राइजोबियम क्या पार्ट प्ले करता है, ये गैसेस जो नाइट्रोजन रहती है इसे कन्वर्ट करता है, ताकि ये प्लांट्स उसके रूट जो है इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकें।
तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये आप याद रखेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स में है उसमें ये पाया जाता है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। दोस्तों लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से हैं यहाँ पे? बीन्स हो गया, पीज हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बीन्स पीज हो गए हमारे, ठीक है। तो ये याद रखना, लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से हैं? बीन्स और ये, ठीक है। समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो दोस्तों 78% जो है टोटल जो है इसका नाइट्रोजन का, ये 78% टोटल नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। 21% जो ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी जो है CO2 वगैरह, आर्गन होगी, ये अलग अलग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या रहता है, जैसे मैंने बताया राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, जो एयर की जो नाइट्रोजन जो है गैसेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी याद रखना आप। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी जो है, ये जो गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन रहता है उसे कन्वर्ट करता है, जो कंपाउंड्स में तोड़ देता है, जो कि सॉइल यूज़ कर सके जिसे, ठीक है। तो प्लांट्स और जो रहते हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसमें रोल प्ले करती है। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर, ठीक है। तो प्रोटीन्स में भी रहता है ये, प्लांट्स में रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में ये पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है गैसेस फॉर्म से, सॉइल के जो यूज़ कर सके उस कंपाउंड में टूट जाता है, तो ये सॉइल में जो रूट रहते हैं इसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बाद में जो प्लांट्स और एनिमल जब मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगाई जो रहता है सॉइल में वो नाइट्रोजस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रोजस वेस्ट जो रहता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में टूट जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स वो जो उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, फिर ऊपर जाता है, ये गैसेस फॉर्म में बन जाता है। तो इसमें ये जो है नाइट्रोजन की जो गैसेस फॉर्म है ये बनी रहती है एनवायरनमेंट में भी 78% जो है। तो ये साइकिल चला रहता है, तो इसे हम बोल देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा।